नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में शामिल करने को लेकर चल रही बहस पर। हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय ने वैवाहिक बलात्कार के गैर अपराधीकरण पर बहस को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। भले ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपराधिक कानून में कई संशोधन किए गए हैं, लेकिन भारत में वैवाहिक बलात्कार के गैर अपराधीकरण की स्थिति महिलाओं की गरिमा और मानवाधिकार को कमजोर करती दिख रही है। इस तरह की मान्यताओं को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। तर्क ये भी दिए जा रहे हैं कि विश्व के 100 से ज्यादा देशों में मैरिटल रेप को अपराध माना जाता है और इसके लिए सजा का प्रावधान भी है, तो फिर भारत में इसे अपराध क्यों ना माना जाए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में मैरिटल सेक्स को अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। क्या ऐसा करने से विवाह जैसी संस्था कमजोर होगी? क्या मैरिटल रेप पति पत्नी के बीच दीवार खड़ी करेगी? क्या यह कानूनी विवाह और परिवार जैसी संस्था को कमजोर करेगी? और सबसे अहम ये कि यदि इसे अपराध की श्रेणी में रखा भी जाए तो क्या इस अपराध की पुष्टि का आधार होगा? इस पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ इस गंभीर मसले पर अपनी सूक्ष्म कानूनी पड़ताल के साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी दुबे जी रहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता बरखा त्रेहान जी रहेंगे और एक और मेहमान हमारे साथ रहेंगे रश्मि मल्होत्रा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं और महिलाओं के इशू पे काफ़ी लंबे समय से काम करती आ रही है। वो भी हमारे साथ इस चर्चा में रहेंगी। लेकिन पहले हम देखते हैं इस एक रिपोर्ट के बाद अपने मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। देश में विवाह जैसी मजबूत संस्था को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। शादी जैसे पवित्र बंधन का मजाक बनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल मैरिटल रेप को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी सुर्खियों में है। अदालत ने इसे अपराध माने जाने को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई की है। कोर्ट ने कहा है कि मैरिटल रेप के मामले में सजा मिलनी चाहिए और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने ये बात तब कही जब भारत में मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है और इसलिए आईपीसी की किसी भी धारा में न तो इसकी परिभाषा है और न ही इसके लिए किसी तरह की सजा का प्रावधान है। विश्व में 100 से ज्यादा देशों में मैरिटल रेप को अपराध मानते हुए सजा का प्रावधान है, लेकिन क्या ऐसा ही भारत में किया जाना चाहिए? इस बात पर गंभीर चर्चा हो रही है। लेकिन भारत में विवाह एक मजबूत सामाजिक संस्था है जिसकी तुलना विश्व में किसी भी वैवाहिक संस्था से हो ही नहीं सकती। भारतीय संस्कृति और सामाजिक संस्कार विवाह और विवाह में पति पत्नी के संबंधों को जो अधिकार मिले हैं और एक दूसरे के प्रति जो कर्तव्य निर्वहन की परंपरा चली आ रही है, यह कानून उसे कमजोर करता दिख रहा है। इसलिए इस तरह के कानून भारतीय समाज के लिए कतई स्वीकार्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो करेंगे चर्चा की शुरुआत इस गंभीर मसले पर। हमारे साथ तीनों पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। सभी पैनलिस्ट का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं अश्वनी दुबे जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि यह मामला जो है कोर्ट में है और आज भी हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में आज भी सुनवाई चल रही थी और मैं भी उस सुनवाई को सुन रहा था, क्योंकि मेरा अपना भी एक इंटरेस्ट है इस तरीके के मामले में। मुझे लगता है कि एक जो बात की जा रही है इसमें, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट ने कहा कि इसे अपराध मानने से इनफैक्ट मना कर दिया, फिर भी चर्चा जारी है और कह रहे हैं कि नहीं, इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। जो तर्क दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं, दोनों ही तर्क मुझे लग रहा है कि दोनों ही तर्क मुझे अभी मजबूत लग रहे हैं। अभी कोई किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा गया है, लेकिन मैं एज ए लॉयर आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि अभी जो पुरानी परंपरा थी, जो पुराने कानून थे, बहुत सारे ऐसे कानूनों को अभी बदला जा रहा है। क्या आपको लगता है कि कानून को विवाह जैसी संस्था या संस्कार या जो वैवाहिक संस्था है, परिवार की जो संस्था है, क्या उसमें कानून का हस्तक्षेप इस हद तक भी होना चाहिए कि हमारे संस्कार प्रभावित हो? और पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो काफ़ी निजी मामला कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि इस निजी मामले में कानून का हस्तक्षेप होना चाहिए? क्या कानून को बीच में खड़ा होना चाहिए? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। और ये चर्चा महत्वपूर्ण है। चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है कि केरल और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के डिसीजंस भी आए। उन डिसीजंस में
अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के चूंकि मैरिटल रेप एक यहाँ पर ऐसा प्रावधान नहीं था जिसको कि आपराधिक घोषित किया जाता, आपने भी छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, एक वो मामला और दूसरा मामला भी जो दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है, जिस मामले में लगातार सुनवाई चल रही है, अमाइकस क्यूरे भी उसमें अपॉइंटेड हैं, जो मित्र होते हैं कोर्ट के वो भी अपॉइंटेड है, उनके भी व्यूज लिए जा रहे हैं और तमाम मुद्दों को कंसीडर किया जा रहा है। भारत का जो इंडियन पीनल कोड है उसकी धारा 375 में जो है बलात्कार की परिभाषा निर्धारित है और बलात्कार की परिभाषा में कहा गया कि एक महिला के साथ उसकी गैर सहमति से किसी भी प्रकार का संभोग जो है यौन हमला माना जाएगा। और अगर हम उसी 375 की बात करें तो भारत में वैवाहिक बलात्कार का गैर अपराधीकरण आईपीसी की धारा 375 के एक्सेप्शन 2 से संबंधित है। यानी आईपीसी की धारा 375 के एक्सेप्शन 2 में 15 वर्ष से अधिक की आयु के पति और पत्नी के बीच अनैच्छिक यौन संबंधों को धारा 375 के तहत निर्धारित बलात्कार की परिभाषा से बाहर रखा गया है और इस प्रकार यह मतलब जो इस तरह के कृत्य होते हैं उनको प्रोसिक्यूट करने की इजाजत नहीं देता। तो अगर हम निहित सहमति एक कंसेंट की बात करें तो वैवाहिक बलात्कार की अवधारणा को निहित सहमति के प्रतिमान के रूप में देखा जा सकता है, माने एक पुरुष और महिला के बीच सहमति दी है और इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। बड़ा अच्छा आपने कहा कि हजारों वर्ष की जो भारत देश की परिवार की जो परंपरा है वो परंपरा टूटेगी अगर ऐसी व्यवस्था हुई और एक ये ऐसा ना हो कि इसका अब्यूज और मिसयूज होने लगे और परिवारों का जो आपसी सहमति से परिवार की जो परंपरा है वो परंपरा टूट करके विखंडित होने लगे, क्योंकि हम भारत देश को दुनिया के बाकी देशों से इसलिए रखा जाता है कि यहाँ संस्कार, नेचर और कल्चर होते हैं। लेकिन एक बात ये भी होती है कि भारत पे अगर हम बात करें मैरिटल रेप पर तो दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में मैरिटल पर रेप को लेकर के कानून बने हुए हैं। अगर हम किसी भी बात करें कि पोलैंड की बात करें, पोलैंड में भी केस बना हुआ है, मुकदमा ये 300 मैरिटल रेप जो है एक अपराध की श्रेणी में आता है। अगर हम फिनलैंड की बात करें वहां भी अपराध की श्रेणी में आता है। यूएस की अगर हम बात करें तो वहां अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में संस्कार के रूप में आता है। भारत में विवाह एक संस्कार है, भारत में विवाह एक परंपरा है, भारत में महिला को एक लक्ष्मी के रूप में दिया जाता है, देखा जाता है। इन परिस्थितियों में और कई बार देखिए कानून हमारे देश में जो है कई बार अब्यूज भी हमने देखा, मिसयूज भी देखा। इन परिस्थितियों में अगर हम इसको मैरिटल रेप को ऑफेंस बनाते हैं तो क्या सही मायने में उसका दुरुपयोग नहीं होगा, इस पर भी जो हमारे कानून निर्माता उनको सोचने की जरूरत है। और मैं तो जेंडर न्यूट्रल लॉ की भी बात करूंगा। मैं तो ये चाहता हूं कि कानून इस देश में ऐसा हो जो जेंडर न्यूट्रल लॉ हो, जेंडर न्यूट्रल लॉ में, ताकि किसी को अब्यूज मिसयूज करने की इजाजत ना हो। बरखा त्रेहान तो कितने वर्षों से मेंस राइट के लिए लड़ रही हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, मुंबई में जाकर प्रदर्शन किया, लखनऊ में जाकर प्रदर्शन किया, इंडिया गेट पर इन्होंने प्रदर्शन किया, तो हमेशा पुरुषों के अधिकारों के लिए लड़ती रहती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि चूंकि 375 की जो धारा है, जो कानून में एक बहस चल रही है, मुकेश जी आप समझेंगे उसको बहुत बेहतर तरीके से, वो महिला को महिला से डिस्टिंग्विश करता है। एक महिला जिसकी शादी हो जाती है, उसके साथ किया गया जो संबंध है, भले उसकी सहमति के खिलाफ हो, वो बलात्कार बिल्कुल नहीं माना जाएगा। और एक महिला जो शादीशुदा नहीं है उसके साथ होता है तो वो बलात्कार। इसी जो आर्टिकल 21 का शादी के 5 मिनट पहले जो आपके अधिकार थे, शादी के 5 मिनट के बाद आपको वो अधिकार नहीं है, यही डिस्क्रिमिनेशन। मुझे लगता है एक जो और बात है आपने कही, जो कंसेंट की बात, कंसेंट को आखिर डिफाइन कौन करेगा? ये कंसेंट है, कंसेंट सही है, गलत है, आखिर इसकी गवाही कौन देगा? बरखा त्रेहान जी, क्या आपको लगता है कि ये जो अश्वनी जी कह रहे हैं, मैं तो पूरी तरह सहमत हूं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये जो कंसेंट की बात हो रही है, क्या आपको लगता है कि कंसेंट की जो बात कह रही, कंसेंट को तय कौन करेगा कि कंसेंट है? अगर मान लीजिए शिकायत भी होती है तो शिकायत सही है या गलत है, इसका निर्धारण कैसे होगा? इस विषय पे बात बहुत सारी रखना चाहती हूँ, लेकिन शुरुआत में यहां से शुरू करना चाहती हूँ कि मुझे ये कोई बताए, मुझे 5-10 मिनट के लिए आप लोग हस्बैंड समझ लीजिए, तो मैं एक हस्बैंड की तरफ से बात कर रही हूँ कि हस्बैंड की जब शादी होती है एक आदमी की, तो उस हस्बैंड की क्या राइट्स हैं? वो जो उससे शादी कर रहा है, क्या उसे पता है कि उसकी शादी करने के बाद उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है?
अब शादी करने से पहले ही अगर वो उसे रेपिस्ट मान रही है तो फिर उस लड़की को शादी करने का ही कोई हक नहीं है। आफ्टर ऑल नहीं, पहले तो वो मान नहीं रही है ना बरखा जी, आप ये पहले की तो बात नहीं है ना, वो पहले कहाँ मान रही है किसी को। मुकेश जी यही तो मैं कह रही हूँ कि शादी के बाद जब वो लड़की आती है उस पवित्र बंधन में बनती है, सबसे पहली बात तो हमारा ताना बाना ही बहुत डिफरेंट है। दूसरी कंट्रीज से हम बिल्कुल भी अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ संस्कार है, यहाँ पे एक ये सैक्रेमेंट बॉन्ड है जो सप्त फेरे होते हैं। इसके बाद एक शादी विवाह में दो लोग बंधते हैं। अब इस विवाह में आपने जब विवाह कर लिया है तो उसके बाद आपने जब सेक्स किया है तो क्या हस्बैंड को ये बताया जाएगा, उसे भी तो कोई बता दे कि उसके राइट्स क्या है, क्या शादी के बाद उसने सेक्स करना है कि नहीं करना। और अगर सेक्स करेगा वो तो वो हो सकता है वो फोर्स्ड, उसे कह रही हो अभी वो कंसेंट दे रही हो, 5 मिनट बाद कंसेंट हटा ले, 10 मिनट बाद कंसेंट हटा ले, या शायद किसी गुस्से में आकर के बाद में बोल दे कि मैंने तो कंसेंट नहीं दिया था, तो वो तो जेल में चला जाएगा अगर ऐसा मैरिटल रेप लॉ आ जाता है हमारी कंट्री में। दूसरी बात जो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ वो ये है, क्या थानेदार साहब को खड़ा करना पड़ेगा, कोई कंसेंट फॉर्म साइन कराना पड़ेगा, कंसेंट फॉर्म में लिखवाना पड़ेगा भाई इतने बजे हमने कंसेंट दे दी थी अब शुरू कर लो, तब तक तो मूड ही खत्म हो जाएगा। वो क्या करेंगे, क्या कॉन्जुगेशन होगा उनके बीच में, क्या सेक्सुअल कोई भी चीज कर सकता है कोई इस माइंडसेट नहीं तो बरखा जी, क्या कानून में अगर दिक्कत है, या कानून इसे परिभाषित नहीं कर पा रहा है तो क्या इसके लिए किसी को पीड़ित होने दिया जाए, क्या इसके लिए शोषित होने दिया जाए? क्या आपको लगता है कि इस तरीके के मामले आते नहीं है, क्या इस तरीके के मामले होते नहीं है? सारे अधिकार और कर्तव्य की बातें हैं, अधिकार तो सारे मर्दों के पास है, कर्तव्य निर्वहन के लिए शादी में महिलाएं हैं। आप मुझे ये बताइए हस्बैंड का क्या राइट है? आपने वाइफ के बारे में तो इतना बता दिया, तो इसके लिए इक्वालिटी की बात अभी अश्वनी जी कह रहे थे ना कि भाई जेंडर इक्वालिटी भी होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि अधिकार दोनों के होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके की बातें आप कर रही है उससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। हमारे साथ रश्मि मल्होत्रा जी है, मेरे ख्याल से रश्मि जी इसका जवाब देंगे। रश्मि जी बताइए क्या जो बरखा जी कह रही है। जी नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए, जो परिवार बनाया गया है ये समाज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, राइट। तो जब परिवार बनता है और जब शादी होती है तो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को समान अधिकार मिलते हैं और दोनों के समान कर्तव्य होते हैं। हमारे यहाँ पे लड़की को शादी के बाद लक्ष्मी माना जाता है, घर की लक्ष्मी माना जाता है। ओके, अंडरस्टूड, वो अपने कर्तव्य का निर्वाह भी करती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उसके साथ जबरदस्ती भी करेंगे और वो चुपचाप सहती चली जाएगी। आज जो है सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। हमारा देश, हमारा भारत देश जो है संस्कारों का देश है, राइट, हम ये मानते हैं। हमारे यहाँ पे आज भी परिवार की जो है वो परिभाषा जो है वो बिल्कुल अलग है बाकी देशों के मामले में। बाकी देशों में अगर कानून बनाए गए हैं तो कानून इसलिए बनाए जाते हैं मुकेश जी, बरखा जी, कि ताकि उनके ऊपर अमल हो और किसी भी तरह की किसी के साथ जबरदस्ती ना हो, राइट। हम रेप के लिए हम ये चिल्लाते रहे कि जी फांसी दो, कि भी रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए। जब हमने निर्भया कांड के बाद कितना ये चला कि रेपिस्ट को फांसी होनी चाहिए, तो कानून इसलिए मांगा जा रहा था कि जो गलत काम कर रहा है वो डरे, वो इस बात से डरे कि भैया मैं अगर कोई गलत काम करूंगा तो मेरे को ये सजा हो सकती है। ऐसे ही मैं जैसे कि आपको मालूम है कि मैं सामाजिक संस्था चलाती हूँ, तो मेरे सामने ऐसे कितने केसेस हैं, कितनी ऐसी वुमेन हैं जो प्रताड़ित हैं इस बात से कि उनके जो हस्बैंड्स हैं दे मिसबिहेव विद देम विदाउट देयर कंसेंट। कंसेंट की बात तो छोड़ो, बहुत बार औरतें जो है वो ऐसा करती हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज हस्बैंड का मूड है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी उसकी भी तबीयत खराब हो सकती है। आई हैव 2-3 केसेस इन माय दिस थिंग, जो आज जो हस्बैंड और वाइफ की एज है 60-70 इयर्स हो चुकी है, लेकिन दैट लेडी गॉट मैरिड एट 20 इयर्स ऑफ एज एंड एट दैट टाइम हस्बैंड यूज्ड टू अब्यूज हर, यू नो, सेक्सुअली। और उसके 2 बेटे हो गए शुरू में, लेकिन उसके बाद इवन हर सेइंग ड्यूरिंग हर मेंस्ट्रुअल साइकिल हर हस्बैंड फोर्स्ड हर, यू नो। और उसका नतीजा क्या हुआ, एट द एज ऑफ 25 दैट लेडी हैड टू गो थ्रू हिस्टेक्टोमी। उसके पूरे यूट्रस, ओवरी सब कुछ रिमूव करना पड़ा, एंड थ्रू ऑल दीज इयर्स ही हैज बीन ऑन हार्मोन्स, यू नो। सो वो आज जो है उसका क्या हशर हुआ, वो क्योंकि उसने हस्बैंड या वाइफ की जो है इंटेग्रिटी को कायम नहीं रखा, दोनों में लगातार लड़ाई झगड़े होते रहे, एंड व्हाट हैपेंड, उसका असर उसके बच्चों पे हुआ। और आज वो बच्चे जो है वो अपनी जो मैरिटल लाइफ है उसमें स्टेबल नहीं है। वन हैज नेवर गॉट मैरिड, वन इज मैरिड बट ही इज नॉट स्टेबल।
सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग हैव टू बी अंडरस्टूड कि अब ये वो वाला टाइम नहीं है कि जहां पर हमारे दादा और परदादा जो थे वो अपनी वाइफ्स का उतना ही रिस्पेक्ट करते थे। रियली दिस इज वेरी ट्रू। आई हैव सीन सो मच फैमिलीज, जब भी मैंने अभी हमारे यहाँ पे एक 50 साल की वर्षगांठ मनाई है और वो 2 हस्बैंड वाइफ बहुत कॉर्डली इकट्ठे रह रहे हैं, उनके पोते हैं, बड़े बड़े पोतियां हैं, लेकिन उसमें क्या रहता था कि हस्बैंड जो था वो वाइफ की पूरी रिस्पेक्ट करता था। या अगर जो वाइफ लेकिन थी, लेकिन अगर क्या हस्बैंड क्या कभी कुछ क्या आपको रश्मि जी, आप सही कह रही हैं कि पहले पुराने जमाने में जो रिस्पेक्ट था वो अब नहीं है। क्या आपको लगता है ये वो अब कानून, नहीं अगर इस है। तरीके के कानून अगर आ गए, अगर इस तरीके से कानून आपके पति पत्नी के बीच में आकर के खड़े कानून आकर के खड़ा हो जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि ये रिस्पेक्ट फिर से रिस्टोर हो पाएगा? नहीं, I मुझे तो don't लगता है think कि so. नहीं हो I पाएगा, don't ये तो think और so. दूरियां बढ़ाएगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हम बातें कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो क्या वो दूरियां नहीं बढ़ा रहा? आप आज अगर लेडी जो है, अगर वो घर छोड़ के सारा दिन बाहर जाती है, तो आपको क्या लग रहा है उसमें फैमिलीज में डिस्प्यूट्स नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। लेकिन एक इस बात को लेके कि भैया अगर वो लेडी नहीं चाहती है और अगर हस्बैंड उसको फोर्सफुली कर रहा है और उसके रिपरकशंस बहुत भयानक हो जाते हैं, सच में बता रही हूँ, बहुत बुरी हो जाती है। और बिल्कुल ladies अश्वनी जी, कई बार अश्वनी बाहर आके नहीं ठीक है, बोल ठीक है, मैं पाएंगी, अश्वनी जी के उनके पास जाना support ही चाहूंगा। नहीं एक है। जी जी They don't have any support. बिल्कुल So अश्वनी I जी, think if this law is made, अगर ये मुकेश जी, कानून मुझे बनता यहाँ पे है, एक चीज इंटरवीन करनी है यहाँ पे। ठीक है टू मच इंटरफेरेंस ऑफ लॉज, जो लॉज है उसका टू मच इंटरफेरेंस है, इसी वजह से डाइवोर्स रेट इतना बढ़ रहा है। 3 लॉज ऑलरेडी है जो कि महिला के पास है और वो इसे यूज कर सकती है, तो एक और लॉ क्यों चाहिए? मैरिटल रेप लॉ क्यों चाहिए? महिला को पहले ये ही law 498 है, डीवी है, सब law चीजें तो उनके इस पास law पहले is- सभी प्रावधान है, तो एक और क्यों चाहिए? हम कितना फैमिली सिस्टम को ब्रेक करना चाहिए, मैरिज सिस्टम को ब्रेक करना चाहते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि बैन मैरिजेस कर दें इंडिया में? Marriage साफ system साफ कह तो रही हूँ already कि break हो चुका है। आप ये करिए कि बैन मैरिजेस कर दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप हस्बैंड को जेंडर न्यूट्रल लॉज नहीं दे सकते तो इसके लिए बैन कर दीजिए, मैरिज ना होगा, बात ना बजेगी बांसुरी, सब लोग सुरक्षित रहेंगे, शादी करने की जरूरत ही नहीं है इस देश में। ये तो मुकेश जी, आप already एक्सट्रीम, शुरू हो ये तो चुकी बरखा है। जी आप बिल्कुल एक्सट्रीम जा करके सोच रही कि भाई शादी को ही बैन कर दो। अगर आप अरे मैनेज नहीं कर पा रहे तो शादी को ही बैन कर दो। ठीक है, मुझे लगता है कि कानून के पास, कानून के सामने मिसयूज था, और मैरिटल रेप लॉ अगर आएगा तो वो 100% मिसयूज होगा। मुझे बताइए रिकॉर्ड कौन करेगा? कौन वहां पे पेपर में साइन होगा? कौन रिकॉर्ड करेगा? थानेदार को खड़ा करेंगे, कोर्ट में पॉर्न मूवी चलाएंगे, कैसे प्रूव करेंगे? आप बस मुझे एक जवाब दीजिए कि इसको कैसे प्रूव करेंगे? क्या कोर्ट में से जज साहब को बुला के लाएंगे कि आइए खड़े होइए कमरे में, अब हम करने लगे एक्ट, अब इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, देख लीजिए ये सेक्सुअल हो रहा है। अरे भाई प्रूफ कैसे करोगे? बस मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, हाउ विल यू प्रूव इट? जब 375 बना था तो उसके लिए भी बहुत लोगों ने वाइफ ने तो बोल दिया जी, ठीक है, जवाब ले लीजिए बरखा जी, जवाब ले लीजिए जी रश्मि जी। हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव तो होते ही हैं सर। कॉइन की हैज ऑलवेज 2 साइड्स। सो अगर किसी चीज का पॉजिटिविटी है तो उसकी नेगेटिविटी भी हो सकती है। तो उसके लिए अगर जो लोग कानून बनाने जा रहे हैं दे विल मेक इट अ पॉइंट कि उसका किसी भी तरह से मिसयूज ना हो। कुछ इस तरह की गाइडलाइंस रखी जाएंगी। ये तो अब रखेंगे ना जो कानून बनाने वाले हैं, दे विल डू समथिंग, दे विल डू। अगर आप 375 अरे हस्बैंड कैसे प्रूव करेगा? मुझे जवाब दीजिए ना, कैसे करेगा हस्बैंड? वाइफ ने तो रात को बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, या कोई चीज नहीं मिली तो ये एक्सटॉर्शन टूल की तरह यूज होगा। सिर्फ और एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री बन के रह गया है। 498 है, हम सब जानते हैं 90% मिसयूज था, लीगल टेररिज्म था। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये वाला अगर मैरिटल रेप लॉ आता है तो ये 100%, अगर कोई हस्बैंड जेल चला जाएगा तो क्या वो मैरिज कंटिन्यू होगी? तो इट इज अ टोटली ब्रेकअप ऑफ द फैमिली ruined. Mark my words, it will be ruined totally. बारी से रश्मि जी। अगर जो है कोई लेडी प्रताड़ित हो रही है, अगर वो परेशान हो रही है, मतलब शी डजंट हैव एनी राइट टू स्पीक।
आप 14 आर्टिकल में अपना राइट देते हैं बोलने का, लेकिन जो है ये laws ऐसी है बात है उस जहाँ महिला पे के बेटी पास, सामने 3 आके laws, नहीं बोल she can पाती go है। there, she can use that. There should Why do we want another law, madam? Give me an answer. There is already, the laws are already covering the victim, the wife. अच्छा, इसमें मुझे लगता है अश्वनी जी बता पाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई लॉ है, और जो 375 है, 375 या 376C जो है, मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का डिफिनेशन उसमें कोई है। अभी पहले भी अश्वनी जी बता चुके हैं। अश्वनी जी, क्या अभी मैरिटल रेप को परिभाषित करने के लिए कोई पहले से तो लॉ है नहीं, इसीलिए तो मांग की जा रही है कि भाई इसको शामिल किया जाए उसमें। इसको कैसे डिफाइन कैसे किया जाएगा? जी एक मिनट अश्वनी जी को सुन लेते हैं जी। मुकेश जी, अगस्त 2021 में जी 3 हाई कोर्ट्स ने, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने और केरल हाई कोर्ट ने ऐसी धारणाओं में और ऐसी व्यवस्थाओं में जो लोग एक्यूज्ड बने थे, खासतौर से मैरिटल रेप के केस में, उसमें तीनों हाई कोर्ट्स ने एक्यूज को बरी कर दिया। छत्तीसगढ़ ने कहा कि पत्नी ने पति पर जबरन यौन संबंध बनाने, अप्राकृतिक यौन संबंध, दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था। तो ट्रायल कोर्ट ने इस कृत्य के लिए पति को आरोपी करार दे दिया, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि ये आरोप जो है साबित इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जो सेक्शन 375 है वो जो वाइफ और नॉर्मल विमेन से वो डिस्टिंग्विश करता है। तो रेप मैरिज के बाद का जो आप संबंध है वो रेप की श्रेणी में नहीं आता। मुंबई ने कहा कि मुंबई में भी दहेज उत्पीड़न के साथ जबरन तरीके से संभोग करने का आरोप लगाया था, उस पर भी अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। मुंबई सेशन कोर्ट ने भी कहा कि चूंकि यह व्यक्ति महिला का पति है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पति होने के नाते उसने गैर कानूनी काम किया है। केरल में भी मैरिटल रेप को लेकर केरल के फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला बहुत अहम था। उन्होंने कहा पत्नी की मर्जी के खिलाफ संबंध बनाने का जो मामला है, उसके मामले में भारत में किसी सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन ये तलाक का दावा करने के लिए मजबूत आधार है। इसी मामले में फैमिली कोर्ट ने भी माना कि पत्नी द्वारा पति से जबरन यौन संबंध बनाना मैरिटल रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। देखिए क्या है कि 375 जो है, 375 रेप को डिफाइन करता है, जैसे हमने बताया और डिस्कशन में आया। अब रेप को डिफाइन करता है लेकिन विमेन को डिफाइन नहीं करता। बिल्कुल। और वही जो है बिल्कुल, यानी बलात्कार और वैवाहिक बलात्कार के बीच का अंतर जो है वो 375 जो है वो डिसाइड नहीं करता। लेकिन केरला हाई कोर्ट का जो जिक्र किया आपने, मुझे लगता है एक मिनट, मुझे लगता है अश्वनी जी, जो केरला हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, मुझे लगता है कि ये काफी महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को तलाक का अधिकार इस मामले में है। अगर कोई जबरन पति उसके साथ अगर कुछ कर रहा है तो उसके आधार पर तलाक लिया जा सकता है। इसी आधार पर पुरुष को भी अधिकार है, पुरुष को भी तो ये अधिकार है ना कानून से कि क्रूएलिटी के अंदर बात है, अगर पत्नी सेक्स के लिए इनकार करती है तो क्रूएलिटी के अंदर में माना जाता है, इस आधार पे तलाक भी मिल सकता है। ये इस मुकेश जी एस्टैब्लिश्ड लॉ है। इसमें तो हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में साफ तौर पर है कि अगर पत्नी पति को सेक्स के लिए मना करती है तो वो भी एक क्रूएल्टी की श्रेणी में आएगा। लेकिन एक व्यापक बहस जो छिड़ गई है, वो व्यापक बहस इस बात को लेकर के छिड़ गई है कि होता क्या है कि नॉर्मली देखिए, अब जहां लॉ होता है अगर यूज होता है तो मिसयूज और अब्यूज भी होता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब ये है कि चेक एंड बैलेंस कैसे बने, उसकी सस्टेनेबिलिटी कैसे बने, ताकि यूज और मिसयूज के बीच की जो थिन लाइन है उस थिन लाइन को बैलेंस किया जा सके। अब जैसे भारत में जब कानून बना, ये निश्चित तौर पर लॉर्ड मैकाले का इंडियन पीनल कोड है, ब्रिटिशर्स लेकर के आए, तब से ये व्यवस्था चली आ रही है। और जिस ब्रिटिशर्स ने यहां लेकर के, मतलब यहां लगा, यहां चल रहा है और ब्रिटेन में खत्म कर दिया, पोलैंड में खत्म कर दिया। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें मुकेश जी, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, तो चाइना में तो जेंडर न्यूट्रल लॉ है। वहां इवन मेल को वो राइट है, अगर विमेन उसको स्टॉकिंग कर रही है, रेप करने की कोशिश कर रही है, तो वहां उसके ऊपर केसेस रजिस्टर हो सकते हैं। अब इंडिया में अगर ये चीज आएगी तो निश्चित तौर पर अब्यूज मिसयूज दोनों होते हैं। जैसे 498 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप ससुर बैठा हुआ है यूएस में, आप उसको 498 में मुकदमे में दोषी बना दे रहे हैं। अगर वो देहरादून में बैठा है, दिल्ली में केस हो रहा है, उसको बना दे, कोई मुंबई में, कोई केरल में, कहां बन रहा है, तो उसके उन्होंने एक गाइडलाइन निर्धारित की, एक बाउंड्री निर्धारित की, इंग्रेडिएंट्स निर्धारित किए, कंटेंट्स निर्धारित किए। उसी तरह से इसमें भी निश्चित तौर पर जो कोर्ट्स है बड़े विजडम से काम करती हैं, वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती कि ऐसे केसेस में कई बार चांसेस हैं मिसयूज और अब्यूज होने के। तो अब हम उम्मीद यही करते हैं, चूंकि अदालत इतनी व्यापक तरीके से सुनवाई कर रही है, तो एक उसमें ऐसी कोई बातें लगे
अब दूसरा, अब एक और बरखा जी की बात को मैं थोड़ा सा यहां पर कहना चाहूंगा। इंडियन एविडेंस एक्ट में रेप की जो है, रेप में जो एविडेंस प्रिजम्पशन एक बड़ी बात है, माने महिला का स्टेटमेंट सफिशिएंट होता है, उसके लिए बाकी एविडेंसेस सब्सिक्वेंट होते हैं। तो यहां रेप के केसेस में प्रिजम्पशन हमेशा महिला के पक्ष में जाता है, ये भी एक बात है। इसलिए वहां पर थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं है मैरिटल रेप को भी प्रूव करने के लिए। दोनों के बीच में अगर ऐसी कोई बात आती है तो प्राइमा फेसी तो मैं यही तो कह रही हूँ, अदालती प्रक्रिया है, हमारी अदालत। आपत्ति तो इसी बात पे है अश्वनी जी, आपत्ति तो इसी बात पे है कि अगर अनबन हो गई तो वो आपको इस लॉ के बाद जो है, जैसा कि 498 का मिसयूज हो रहा है, इसका भी यूज हो सकता है। और बरखा जी की जो समस्या और शिकायत है वो इसी को लेकर है कि मिसयूज हो सकता है। लेकिन अश्वनी जी, जिस आधार पे केरला हाईकोर्ट या छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इनकार किया इसको मानने के लिए कि 375 डिफाइन नहीं करता है, कि मैरिटल रेप और रेप में अंतर नहीं करता है, क्या यही आधार नए कानून की नींव नहीं डालता कि भाई एक कानून बनना चाहिए? निश्चित तौर पर देखिए, दो बात, संविधान में डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं, किसी महिला से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, किसी व्यक्ति को जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, जाएगा। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो जो फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल का इंडिविजुअल से, वो मैरिटल रेप और रेप दोनों केसेस में एक तरह से हम देखें, रेप की डिफिनीशन एक ही है कि महिला की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ संबंध, लेकिन मैरिज होने के बाद वो स्टेटस चेंज हो जाता है। इस बात की व्यापक व्याख्या जो चल रही है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो सोल है फंडामेंटल राइट वो डिस्टिंग्विश नहीं करता है, तो क्या एक शादी हो जाने से मैरिटल रेप जो है मैरिटल रेप हो जाएगा, मैरिटल रेप और रेप अलग हो जाएगा, मतलब महिला को महिला से डिस्टिंग्विश। और इसीलिए जो एग्जांपल जिस पर बहस चल रही, जो सेक्स वर्कर के साथ एग्जांपल दिया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता कि क्या इशू था। एक जो बात आई के साथ वाइफ को इक्वेट किया, शर्म आनी चाहिए, कोर्ट्स को शर्म आनी चाहिए। क्या हम इक्वेट कर सकते हैं सेक्स वर्कर्स और वाइफ को? वाइफ और हस्बैंड, नहीं, वाइफ और सेक्स वर्कर को आप इक्वेट नहीं कर सकते, लेकिन दोनों महिला है, आप इस बात से इनकार कैसे कर सकती हैं? दोनों को एक महिला के नाते बिल्कुल एक समान अधिकार है दोनों को। बरखा जी, दोनों महिलाएं, और यहाँ मैं फर्क बता देती हूँ, प्रोस्टिट्यूट पैसा लेकर के काम करेगी, वो अगर यस कंसेंट दे देगी तो कंसेंट है, और यहाँ पर वाइफ उसके साथ वेडेड वाइफ है लेकिन वो कंसेंट हटा लेगी तो हस्बैंड तो जेल में चला जाएगा। अब अगर हस्बैंड जेल में चला गया तो डाइवोर्स रेट बढ़ेंगे आपके देश। जेल में चला जाएगा, भाई जो जेल में अपराध करेगा तो जेल उसकी जगह होनी चाहिए ना बरखा जी। अगर वो अपराध करेगा पति तो जेल जगह होनी चाहिए उसकी। और अगर उसने अपराध ना किया हो तो, अगर उसने अपराध ना किया हो, बस उसी पे तो बात हो रही है कि भाई विजडम से कोर्ट जो है वो विजडम से काम लेगी, और एक जो गाइडलाइन की बात अभी कह रहे हैं वो गाइडलाइन बननी चाहिए। एक जो सवाल है, एक जो अहम सवाल है जो मुझे लगता है कि बहस उस पर भी होनी चाहिए, एक जो सवाल है कि हम इस आधार पे इस कानून का विरोध कर रहे हैं, हम इस आधार पे इस कानून का विरोध कर रहे हैं कि विवाह जैसी संस्था, परिवार जैसी संस्था जो है इस कानून के आने से कमजोर होगी। अश्वनी जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, अगर अपनी वकालत के पेशे को आप अगर दरकिनार करते हुए थोड़ा सा सामाजिक होते हुए, क्या आपको लगता है सहमी कि विवाह जैसी संस्था, परिवार जैसी संस्था इस कानून से कमजोर होती है? देखिए, निश्चित तौर पर जब अगर हम मुकेश जी, एक कहीं ना कहीं जो भारत है, भारत में पति पत्नी के रिश्ते को संस्कार वेदों में मंत्रोच्चारित किया जाता है, कई प्रकार की परंपराएं और संस्कार होते हैं जी। भारत में हिंदू मैरिज एक्ट में विवाह को एक संस्कार बताते हुए खासतौर से डिफाइन किया गया है, और वो 7 जन्मों तक रिश्तों को बनाने की बात करते हैं, मंत्रोच्चार और अग्नि के साथ बात करते हैं। पुरुष में इतने संस्कार होने चाहिए कि वो वाइफ के साथ मिसबिहेव ना करे, ये संस्कार सिखाने चाहिए। हस्बैंड जो है मिसबिहेव करेगा, दिक्कत यहाँ पे ये नहीं है, ये महिला कार्यकर्ताओं के साथ पता नहीं ये क्यों दिक्कत होती है, वो प्रिज्यूम कर लेती है कि हमेशा हस्बैंड ही गलत होगा, उसे ही जेल भेजना है। अगर ऐसा है तो क्या शादी करनी चाहिए उस महिला को जो पहले पोटेंशियल रेपिस्ट मान रही है अपने हस्बैंड को? उसे शादी करने का कोई हक नहीं है, उसे एंटर ही नहीं करना चाहिए इस सेक्रेमेंट बॉन्ड में, जहां इतना पायस रिलेशनशिप है, एक विवाह जो इतना पवित्र बंधन है, उस रिलेशनशिप में ऐसी महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं आगे आकर के शादी करनी नहीं चाहिए। यहाँ तो वही सवाल बरखा जी, यही सवाल आपसे भी है
कि आखिर कैसे कौन डिसाइड करेगा और कौन सा ऐसा फार्मूला है, कौन सी ऐसी कसौटी है जिससे ये पता चलेगा कि ये जो महिला या ये जो पुरुष है ये विवाह जैसी संस्था या संस्कार में बंधने के लायक नहीं है? देखिए, ये तो अपने अपने संस्कार है। हमारा जो देश है वो बहुत संस्कारों पे चलता है। हमारे देश में ऐसे मूल्य है, इतने सारे ग्रंथ है, हम सबने पढ़े हुए हैं जिसमें इस पवित्र बंधन के बारे में बताया गया। और हमारी हिंदू संस्कृति में तलाक नाम का तो कोई शब्द भी नहीं था, लेकिन यही 498 और टू मच इंटरफेरेंस ऑफ लॉज की वजह से आज फैमिली सिस्टम पूरा ब्रेक हो रहा है। आगे ही हमने देख लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने लीगल टेररिज्म कहा, लेकिन क्या हम 498 को स्क्रैप कर पाए? उसके 90% से भी ज्यादा 498 के केसेस झूठे हैं। मार्क माय वर्ड्स, आज आप याद करेंगे मेरे को जिंदगी भर इस बात के लिए कि अगर ऐसा कानून आ गया तो 100% मिसयूज होगा। मैं ये लिख के दे सकती हूँ कि 100% मिसयूज होगा। बिल्कुल, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं इस बात से मैं भी सहमत हूं कि इस तरह के कानून का मिसयूज ज्यादा होता है और इसका सही यूज जो है वो कम होता है। रश्मि जी, क्या आपको लगता है कि लॉ जिस आधार पे काम करती है कि चाहे 100 जो निर्दोष है, दोषी है, वो छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को जो है सजा नहीं होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि इस तरीके के कानून बनने से जो है निर्दोष लोगों को ज्यादा सजा होगी, जो दोषी है वो बच निकलेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं मैं समझती हूँ कि दोषी बच निकलेंगे। और द थिंग इज, वही बात अश्विनी जी से भी मैं यही कह रही हूँ कि ये एक तो कोई गाइडलाइन बनाई जाएगी कि अगर ये लॉ सोचा जा रहा है बनाने के लिए। देखिए, हमारे यहाँ पे तो पहले तलाक भी नहीं थे, और ऐसी हमारी जो विवाह का जो हमारा संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, नामकरण संस्कार है, विवाह संस्कार है, हमारे यहाँ 16 संस्कार हैं जो कि हर एक जो हिंदू धर्म के हिसाब से सबको अपनाए जाने चाहिए, राइट? लेकिन आज मैरिज के संस्कार को ही इतना ज्यादा क्यों मजाक बनाया गया? वाई? और सारे संस्कार क्या सिर्फ औरत के लिए, पुरुष के लिए भी उतने ही संस्कार मायने रखने चाहिए? मैं अपनी जो हमारे जहां पर हम लोग शिक्षा देते हैं वहां ना सिर्फ बेटियों शिक्षित होने की बात करते हैं, हम वहां या बेटों को भी ये संस्कार देते हैं कि किस तरह से उन्हें महिला का सम्मान करना है। वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, हम यहाँ पर बहुत गलत हो रहे हैं। अश्विनी जी और मुकेश जी, मैं आपसे भी कहना चाहूंगी, सारे कानून तो महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए तो एक भी कानून नहीं मैडम। पुरुष के लिए तो एक भी कानून। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है और मुझे लगता है कि ये विषय ऐसा है कि इस पे आप घंटों बहस कर सकते हैं, और जब तक कानून नहीं बना है मुझे लगता है कि ये बहस होनी भी चाहिए। हमारे पास समय की कमी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वनी जी आपका, बरखा त्रेहान जी आपका और रश्मि मल्होत्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ी और अपनी बातें हमारे साथ रखी।